अब इम्पोर्टेंट वाक्य हैं, ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य, ऐसी ही बारीकियों को यूपीएससी पूछता है। वो देखना चाहता कि आप कितनी गहनता से अध्ययन करते हैं, वो ये नहीं चाहता कि आप कितने तथ्य रट के आए हैं। तो आज हम इस परिप्रेक्ष्य से वीडियो बनाने जा रहे हैं कि हमारे कई भाइयों का कमेंट आता है, बहुत सारे दोस्तों का, कि यूपीएससी प्रीलिम्स में एनसीईआरटी का बहुत सहयोग होता है, पर इसका नोट्स हम कैसे बनाएं। इसके नोट्स बनाने के लिए हम आपको पहले पढ़ना सीखना है। ये बताते हैं कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ी जाती है, क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या, कब, कहाँ और कैसे है। एनसीईआरटी की हर चैप्टर में किसी बालक या बालिका के माध्यम से चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और आपको यहाँ पे ये कॉर्नर में देखने को मिल रहा है। इसे स्कैन करके आप इस चैप्टर की जानकारी गूगल से भी ले सकते हैं। तो इस अध्याय में भी एक लड़की के माध्यम से चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है। अगर 3-4 बार आप इसे रिवीजन करते हैं, उसके बाद नोट्स बनाते हैं, तो कैसे पता लगाएं, इसको आपके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कपड़े कैसे पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों तथा शासकों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन सा गीत गाते थे। यह तो रही इसकी भूमिका की बात कि हम क्या क्या इसमें जानेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। परंतु इसके बाद क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जैसे आप टाइटल देख ही रहे हैं, लोग कहाँ रहते थे। तो अब आप देखिए, इसमें हम अंडरलाइन किए हैं इंपॉर्टेंट लाइनों को, लेकिन ऐसे ही कितने लाइनों को अंडरलाइन करते पूरी किताबें रंग जाती हैं नए नए बच्चों की। जैसा कि ये हमारे शुरुआती दौर की पढ़ाई है, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी भी रंग गई थी। लेकिन हम आपको बताते चलें क्या क्या, कैसे, कब, कहाँ, लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे। तो यहाँ से हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो लोग कहाँ रहते थे, जैसा कि ये आपको मानचित्र में दिखाई देगा, नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो आप मानचित्र देखें जो कि पेज नंबर 2 पे है। नर्मदा नदी के तट पर कई साल पहले लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। आप भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। आखेट, ये आखेट है, इसका आपको ध्यान रखना। आखेट का मतलब शिकार होता है, आखेटक का मतलब शिकारी होता है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों का उपजाना प्रारंभ हुआ। और क्या क्या पालते थे लोग, देख सकते हैं, भेड़, बकरी और गाय, बैल, पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया गया। लोग गांव में रहते थे। ये भी अब इम्पोर्टेंट वाक्य हैं, ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य, ऐसी ही बारीकियों को यूपीएससी पूछता है। वो देखना चाहता कि आप कितनी गहनता से अध्ययन करते हैं, वो ये नहीं चाहता कि आप कितने तथ्य रट के आए हैं। आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपको इसे ध्यान दे के चलना है, सबकी भेड़ चाल में नहीं चलना, तभी कुछ अलग होता है। तो आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व
ये स्थान है। गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये है विंध्य पहाड़ियाँ। अब यहाँ पे ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। अब प्रारंभ, देखिए यही क्वेश्चन फंसाता है, यूपीएससी यही बारीकियां देखने को कहता है, क्वेश्चन यही फंसाता है। अब उपजाना आरंभ हुआ कहाँ? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य के इलाकों में। और कृषि का विकास कहाँ हुआ? ये देखिए, यही बारीकी है, यही अंतर है। कृषि का विकास गारो तथा मध्य भारत विंध्य पहाड़ियों के आसपास के उत्तर क्षेत्र में हुआ। यही आपको बारीकियां देखनी है। और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो है विंध्य पहाड़ियों का उत्तरी क्षेत्र। यहाँ पे कोल्डिहवा आपको मिलेगा। उत्तर क्षेत्र की बात करें तो आप समझ जाइएगा कोल्डिहवा, कोल्डिहवा। ओके, तो आगे चलते हैं। इसमें मेंशन नहीं किया गया। उन लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया है। हमारे यहाँ जो कुत्ते हैं, इनके पूर्वजों को जंगली कुत्ते को पालतू बनाया। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। कई छोटे छोटे वाक्य रहते हैं, छूट जाते हैं, इन्हीं गलतियों को वहाँ डाला जाता है। जिन पर किसी की नज़र नहीं पड़ती उसी को यूपीएससी पूछता है। इसलिए कभी भी पढ़ें तो गहराई से पढ़ें। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं। अभी ये सिंधु नदी हमारी है। अब ये सहायक नदियाँ हो गई, ये सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, ये सब ये नदियाँ सहायक नदियाँ कहलाएंगी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो आपको बताना, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन इसकी विशालता के कारण तथा बाकी एशिया से समुद्रों तथा पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये सही होगा। देखते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस व हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में 3500 वर्ष पूर्व जो लिखी गई थी उसमें मिलता है। इस शब्द का प्रयोग भारत के लिए होने लगा, अर्थात देश के लिए होने लगा भारत के नाम से। ये आप देख सकते हैं पांडुलिपियाँ जो कि वृक्षों के छाल या पत्तों पर बनी होती थी। हाथ से लिखे होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। और पांडुलिपि का अंग्रेजी अर्थ मैन्युस्क्रिप्ट है। ये आप देख सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मेनू शब्द से, जिसका अर्थ हाथ से है, निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ के पत्तों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। यहाँ पे ये जो है ये भूर्ज नामक वृक्ष का छाल का एक उदाहरण है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः मंदिरों, विहारों तथा अन्य पर्यटन स्थलों पर पाई जाती हैं। कुछ पांडुलिपियों को इतने वर्षों तक न टिक पाने के कारण कई हैं। कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने नष्ट कर दिया, कुछ टूट फूट गईं, कुछ नष्ट कर दी गईं। और धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों और राजाओं के जीवन अवधियाँ और विज्ञान आदि सभी प्रकार की चर्चा इन पांडुलिपियों में मिलती है। अब यहाँ तक
हम नोट अपनी देख लेते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। क्या, कब, कहाँ और कैसे। अध्याय फर्स्ट। अब देख सकते हैं 1 नंबर पर लोग कहाँ रहते थे। लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। तो हमने लोगों के लिए ऐसे सिंबल यूज कर लिया। अब ये आसानी से याद हो जाते हैं, इसलिए ऐसे सिंबल यूज किया। अब देखिए कई लाख वर्ष पूर्व। अब आप इससे बहुत जल्द आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि लोगों का सिंबल। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन आता ही है। जैसे ही आया लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पूर्व। और जो लोग रहते थे वो कैसे थे? कुशल संग्राहक थे। और क्या थे? आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। भोजन के लिए वो लोग क्या करते थे? भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, फूलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह तथा खेत करते थे। नर्मदा नदी, ये देख लीजिए, ये हमने यहाँ पर भी लोगों का सिंबल बनाया है, और जो कि मेंस में काम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मैप बनाना। ये रफली बना रहे थे, इसलिए थोड़ा कम बना है। इसमें थोड़ा सा टेंशन दिया हमने, तो ठीक बन गया। तो आप एकदम बिल्कुल आसानी से इसे याद करने के लिए हम ऐसे बनाए हुए हैं। अभी आप देखते देखते आपके माइंड में ये छपता चला जाएगा। दूसरा कि उन्होंने सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने मिलकर, ये स्त्रियों के लिए देखिए हमने कैसे ऐसे सिंबल बना के ऐसे उनमें बाल का थोड़ा सा वो कर दिया, लिखना न पड़े। और ये जल्दी से जल्दी याद हो जाता है एकदम बिल्कुल। अगर 1-2 बार रिवीजन किया जाए तो फीड हो जाते हैं दिमाग में। तो 8000 वर्ष पूर्व, लगभग 8000 वर्ष पूर्व ये गेहूँ और जौ का उत्पादन इन्होंने किया। और उन्होंने क्या किया, ये देखिए, उन्होंने कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाया। और क्या, ये वही है, देख सकते हैं। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 8000 पूर्व गेहूँ और जौ उपजाना शुरू किया। इसके बाद आप देख सकते हैं विंध्य के पहाड़ी और ये गारो की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में गारो तथा विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में कृषि का विकास हुआ और यहीं चावल उपजाया गया। आपको बताया था हमने। ये विंध्य का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पे ये कोल्डिहवा का जिक्र किया था, यही इसी के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं गारो, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और विंध्य ये एमपी में, यहीं पर भीमबेटका है। और यहाँ पर कृषि का विकास यहाँ हुआ, जबकि उपजाना यहाँ शुरू किया गया। ध्यान देना, यहाँ 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ जो उपजाना प्रारंभ हुआ, और यहाँ गारो तथा विंध्य पहाड़ियों के मध्य कृषि का विकास हुआ। और चावल कहाँ पे उपजाया गया? कोल्डिहवा, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, ये। और नंबर 3 हम देखते हैं, ये नगरों के लिए हमने झोपड़ियाँ बना दी हैं, थोड़ा मकान टाइप का, जिससे जल्दी याद हो जाए। ये सिंधु रिवर, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर इन्हीं नदियों के किनारे फले फूले, अर्थात सहायक नदी तो है ही, और ये जो
सिंध नदी तो है ही, तथा ये जो सहायक नदियां हैं इन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में आरंभिक नगर बसे, फूले फले, और समुद्र तटवर्ती इलाकों में लगभग नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? तो उसमें दे देगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2300 वर्ष पूर्व, लगभग 2800 वर्ष पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब तक बारीकी से नहीं पढ़ेंगे। तो आप एकदम ऐसे इसलिए बना के दे रहा हूँ कि आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। अगर ऐसे बनाते हो तो आपको एकदम जब जाओगे परीक्षा में और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इस पाइप के नीचे फला पेज पे फला नंबर पे हमने यहाँ पे बनाया था। तो आपका गलत होने के चांसेस बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। गंगा के दक्षिण में के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। ये देखिए, यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे। तो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे मेंशन किया है। और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ये आप उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है दक्षिण एशिया को, उसके लिए हमने ये मेंशन यहाँ पे कर दिया है। और चौथा नंबर है, लोग यात्राएं क्यों करते थे? हमने पहले भी बता चुके हैं। काम की तलाश में, भोजन की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, सेनाएं दूसरे स्थान पर विजय हेतु, व्यापार के लिए, धार्मिक गुरु और शिक्षा और सलाह देने हेतु एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते, नए स्थानों की खोज के चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे लोग। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हेतु यात्राएं करती थी, व्यापार के लिए करते थे यात्राएं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण यात्राएं होती थी, हमने पहले भी बता दिया। पांचवा नंबर, देश के नाम। देश के नाम, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया, इंडस से निकला है, जिसे सिंधु कहा जाता है। वो भी किस भाषा में कहा जाता है ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। इन्हीं बारीकियों को पूछते हैं संस्कृत में, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस और हिंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेशों को इंडिया कहा। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित, सिंधु नदी कहाँ पे है? ये पूरब कौन सा है? ये सिंधु नदी के ये जा रही है, इसके पूर्व में ये क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। उन्हें इंडिया कहा। तो किसने कहा? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए, ये देखिए, उत्तर पश्चिम, उत्तर ये है, पश्चिम ये है, यानी यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, अर्थात आधुनिक पाकिस्तान। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस बात को ध्यान देना, एक समूह के लिए, न कि सभी लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि
भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के, उत्तर पश्चिम में निवास करने वाले भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ऑप्शन आ जाएगा उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, उत्तर पश्चिम के सभी निवासियों के लिए। तो इसमें आपको कूट दे दिया जाएगा, तो आपको छांटने में दिक्कत पड़ेगी जब तक आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान देना एक समूह के लिए, ठीक है।